अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। आज हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये सेम डायग्राम है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ की थी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक ऑब्जेक्ट को विद इनिशियल वेलोसिटी vi से थ्रो करते हैं विद एन एंगल विच इज इक्वल टू थीटा। तो स्टूडेंट्स, ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट सीधा जाने की बजाय कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन 2 डायमेंशनल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड एंगल थीटा से एक खास डायरेक्शन में फेंकूंगा, तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मींस दैट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है द मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस which a projectile covers in vertical direction from its point of projection। तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है जिसको अभी हम डिराइव भी करेंगे। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू h इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं। हमें थीटा की वैल्यू मालूम होगी, इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू मालूम होगी, और स्टूडेंट्स, vi और थीटा की मदद से हम इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डाटा लिखते हैं। इस केस में हम प्रोजेक्टाइल की जस्ट वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल जो डिस्टेंस कवर करेगा
इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, उसको हम हाइट कंसीडर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? द वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो कि किसके इक्वल आएगा? वी आई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, यहां पर हम जस्ट वाई कंपोनेंट क्यों यूज करेंगे? बिकॉज हम हाइट की वैल्यू मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो जस्ट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? नेगेटिव जी के इक्वल, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एक इक्वेशन यूज करें विच इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और स्टूडेंट्स यहां पर हम चूंकि वेलोसिटीज के वर्टिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर आएगा वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, हमने इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वैल्यू तो लिख ली है, लेकिन अगर मैं फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसा कि हमें मालूम है वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे, वी आई एफ वाई एंड वी एफ एक्स। स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा बल्कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो दैट्स वाई मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब ये फर्दर वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं करेगा। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहां पर हम वी एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो अगर हम स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा। 2 एज इट इज, ए की जगह माइनस जी, डिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ हाइट, द वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी is equal to 0, but the y component of initial velocity is equal to vi sin theta whole square. Now students, अगर हम वैल्यूज को सॉल्व करें तो यहां हम लिखेंगे -2gh। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ये नेगेटिव साइन लिखेंगे, वी आई का स्क्वायर आएगा वी आई स्क्वायर, एंड साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस नेगेटिव साइन को इस नेगेटिव साइन से कैंसिल करेंगे, और स्टूडेंट्स अगर हम हाइट को सेपरेट आउट करें तो 2g जो कि हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की राइट साइड पर आने से वो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो स्टूडेंट्स ये है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फाइनल फॉर्मूला जिसको हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला को डिराइव किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है द मैक्सिमम टाइम
taken by the projectile from the place of its projection to the place where it hits the ground. तो स्टूडेंट्स ये थी टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन विच स्टेट्स दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। मीन्स दैट कि हम प्रोजेक्टाइल को जहां से फेंकेंगे और जहां पर जाकर ये जमीन पर हिट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम की बात करें तो स्टूडेंट्स दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। और स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमने यहां से एक मिसाइल को लॉन्च किया है और वो यहां पर अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टेड एंगल गिवन हो और हमसे कहा जाए कि हमने प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालना है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इट इज इक्वल टू T is equal to 2VI sin theta divided by G। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को किस तरह से प्रूव किया गया है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम कुछ वैल्यूज कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में वैल्यूज को कंसीडर किया था। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इट इज इक्वल टू VI sin थीटा। और स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन which is negative also in this case. Now students the important point is हम यहां पर स्टूडेंट्स डिस्टेंस की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। Why स्टूडेंट्स? बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को कहां से फेंक रहे हैं? जमीन से। ऑब्जेक्ट कहां पर जाकर हिट करेगा? जमीन पर। स्टूडेंट्स हमारा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ग्राउंड पे लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि एक ऑब्जेक्ट जमीन से गया और जमीन पे ही वापस आएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो आपका आंसर होना चाहिए 0। क्योंकि स्टूडेंट्स बिकॉज ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी ग्राउंड था और लैंडिंग पॉइंट भी ग्राउंड है। तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई हम इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे इट इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर स्टूडेंट्स हम VI की जगह लिखेंगे VIY बिकॉज हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये। VIY इज इक्वल टू VI sin थीटा मल्टीप्लाई बाय T प्लस हाफ A की जगह माइनस G आएगा और T स्क्वेयर की जगह कैपिटल T स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स
अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस माइनस माइनस जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस नेगेटिव वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इक्वल की लेफ्ट साइड पर टी स्क्वेयर मौजूद है, इक्वल की राइट साइड पर टी मौजूद है, तो हम एक टी को एक टी से कैंसिल करेंगे और स्टूडेंट्स उसके बाद हम टी को सेपरेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा टी इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की राइट साइड पर आने से वो वी आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स वी आई साइन थीटा। और स्टूडेंट्स इक्वल की लेफ्ट साइड पर जी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट इफ the initial velocity vi of the projectile is given and the initial projected angle is given. Now students, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स जब हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये चीज तो फाइंड कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि रेंज का वर्ड हम यूज करेंगे टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस which a projectile covers in horizontal direction। तो स्टूडेंट्स ये थी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस which a projectile covers in horizontal direction but from its point of projection to the point where it hits the ground। तो अगेन स्टूडेंट्स डेफिनेशन को समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस वन। और स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल का एंडिंग पॉइंट कौन सा है? लैंडिंग पॉइंट कौन सा है? दिस वन। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ स्टूडेंट्स अगेन जिस तरह से हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला को देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को देखा, तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इट इज इक्वल टू R, which is used to represent the range of the projectile, is equal to vi square sin 2 theta divided by g। Now students अब हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पहले दोनों टॉपिक से किस तरह से डिफरेंट है? स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने प्रोजेक्टाइल की जस्ट वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया था, लेकिन स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो अगर फोर्स जीरो है तो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। तो चूंकि स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो हम यहां पर कांस्टेंट स्पीड का एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और स्टूडेंट्स इस केस में हम ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड स्पीड को कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में हम किन वैल्यूज को पुट करेंगे? स्टूडेंट्स इस केस में हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेंज विच इज द डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड स्टूडेंट्स वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा? वी आई कोस थीटा। एंड स्टूडेंट्स टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एस की जगह हम पुट करेंगे रेंज को, एंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वी आई एक्स की जगह हम पुट करेंगे वी आई कोस थीटा, एंड स्टूडेंट्स टाइम की जगह हम पुट करेंगे 2 टाइम्स वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मैंने कौन सी वैल्यूज लिखी हैं? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा एंड कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला के मुताबिक 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और स्टूडेंट्स डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ the initial velocity of the projectile and the angle theta are given। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला डिराइव किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, मींस वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप देख सकते हैं हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या डिराइव किया है,
R इज इक्वल टू VI² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। नाउ स्टूडेंट्स, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 1। तो अगर हमें रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं साइन को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करूं तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 1। एंड स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल आता है? 90 डिग्री के। अगर मैं 90 को 2 से डिवाइड करूं तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करते हैं तो स्टूडेंट्स इस केस में वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मींस दैट कि 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन 2 थीटा में थीटा की जगह 45 पुट करते हैं तो R इज इक्वल टू VI² साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय G। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है VI² साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 डिग्री के इक्वल आएगा, और स्टूडेंट्स साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू VI² मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय G। तो स्टूडेंट्स फाइनल फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू VI² डिवाइडेड बाय G। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो स्टूडेंट्स, अगर न्यूमेरिकल्स में हमें जस्ट रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इफ इट इज मेंशन्ड दैट कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज तो स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेंज में साइन 2 थीटा का फैक्टर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड की पॉइंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जैसा कि हमने प्रूव किया है मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 45 डिग्री से एक ही डिजिट सब्ट्रैक्ट करें और एक ही डिजिट ऐड करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री में एक ही वैल्यू ऐड करते हैं और एक ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 की वैल्यू मैं 15 कंसीडर करूं तो जब हम 45 डिग्री में 15 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे एंगल की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स, जब मैं 45 में से 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री। तो इट मीन्स दैट कि जब भी हम 45 डिग्री में से एक ही एंगल सब्ट्रैक्ट करें और 45 में एक ही एंगल ऐड करें तो स्टूडेंट्स जो आंसर आएंगे उन दोनों एंगल्स पे रेंज की वैल्यू इक्वल होगी। इट मीन्स दैट कि अगर 45 पे ऑब्जेक्ट ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है वो ये है, और स्टूडेंट्स अगर 45 एंगल की बजाय मैं ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट करता हूं तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की रेंज ये होगी। और स्टूडेंट्स अगर मैं 60 डिग्री की बजाय ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करता हूं स्टूडेंट्स
तो ऑब्जेक्ट की रेंज 60 डिग्री के ही इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 60 डिग्री के केस में रेंज और 30 डिग्री के केस में रेंज की वैल्यू इक्वल आई है। तो ये रिजल्ट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी हम 45 डिग्री में एक ही एंगल ऐड करें और एक ही एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर्स आएंगे स्टूडेंट्स उन दोनों एंगल्स पे रेंज की वैल्यू इक्वल होगी। लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज एप्लीकेशंस टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। और स्टूडेंट्स लास्ट पर हम चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड एक शॉर्ट क्विज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बैलिस्टिक फ्लाइट, बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स ये तीनों डेफिनेशंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अ बैलिस्टिक फ्लाइट इज दैट इन विच अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश एंड देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, एन अनपावर्ड and unguided missile is called a ballistic missile and the path followed by it is called ballistic trajectory. Students, जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन 2 इंडिपेंडेंट मोशंस के रिजल्टेंट की वजह से है। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट लाइन inertial flight in the direction of launch and second one is a vertical gravity fall. Students, as we know from law of inertia that an object should sail straight off in the direction thrown at constant speed equal to its initial speed, particularly in empty space. मतलब ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को empty space में एक खास डायरेक्शन में विद अ स्पेसिफिक इनिशियल स्पीड के साथ थ्रो करते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा विद द सेम इनिशियल स्पीड। बट स्टूडेंट्स, द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल अल्टर स्ट्रेट पाथ इनटू अ कर्व्ड ट्रैजेक्टरी। स्टूडेंट्स, फॉर शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशंस द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक, बट the dragless ballistic trajectory for spherical earth should actually be elliptical. Means that अगर हम मिसाइल या किसी भी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट रेंज में फेंकें और उस स्मॉल रेंज में जमीन को बिल्कुल फ्लैट कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स उस मिसाइल की मोशन का पाथ एक पैराबोला की शेप में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की ड्रैगलेस बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पैराबोला की बजाय एलिप्टिकल होनी चाहिए। बट स्टूडेंट्स, एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रैजेक्टरीज हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक कि कुछ केसेस में एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल की दोनों मोशंस यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन इफेक्ट होती हैं। Therefore, students, it is completely unrealistic to neglect the aerodynamic forces. Dear students, किसी भी जंग में किसी भी मिसाइल को एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम है, because the motion of missile undergoes complicated motions due to air friction and wind. Consequently, students, the angle of projection cannot be found by the geometry of the situation at the moment of launching. Students, the actual flights of missiles are worked out to high degree of precision and results are summarized in tabular form. इसीलिए students, modified equations of trajectory बहुत complicated हैं जिनको इस लेवल पर डिस्कस नहीं किया गया। Finally, students, याद रखिएगा, the ballistic missiles are useful for only short ranges. For long ranges and greater precision, powered and remote control missiles are used. Dear students, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।